Good morning, class. So now we were doing the derivation for fringe width. Heading was expression for fringe width in YDSE. तो इसमें जो हम ड्राइव कर रहे हैं वो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है, बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको बताया था डी लैम्डा अपॉन डी रिलेशन होता है, और क्वेश्चंस भी मैंने एक्सप्लेन किए थे, और साथ में ये बताया था कि दिस इज़ द डायग्राम। तो इस डायग्राम में आपको क्या करना था, एक सिंगल स्लिट, उसके बाद टू डबल स्लिट्स जो कि कोहेरेंट सोर्सेज हैं, और उनसे एक पी पॉइंट को इल्यूमिनेट किया जाता है, उस पर एक फ्रिंज बन रही है। और जो पाथ डिफरेंस है यहाँ पर वो पी है। कैसे फाइंड करेंगे, बी पी माइनस ए पी डिस्टेंसेस से दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो होगा पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस को कहा था मैंने कि बीपी और एपी जो है वो पाथ डिफरेंस, जो वेव्स हैं उनके डिस्टेंसेस तो हैं ही, साथ में एपी जो है वो एपीई ट्रायंगल की हाइपोटेनियस है, और बीपी जो है वो बीपीएफ ट्रायंगल की हाइपोटेनियस है। तो या तो हम बीपी माइनस एपी को डायरेक्ट, फॉर्मूला कोई भी नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम ही है, तो अगर हमें एपी फाइंड करना हो तो हम डायरेक्ट एपी ना लिखकर एपी स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी है। तो ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिखेंगे पी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर, जहाँ पर ए ई जो है हमारा वो डी डिस्टेंस है, जो स्क्रीन तक का डिस्टेंस होता है, और पी ई के लिए मैंने आपको बताया था कि पी ई डिस्टेंस क्या होगा, एक्स माइनस डी बाई टू। ठीक है, उसमें से ई सी माइनस कर देंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ए पी स्क्वायर लिखा हमने, और लिखा पी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर। इसी तरह से हमने लिखा बी पी स्क्वायर, उसको लिखा पी एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। फिर हमने क्या किया, बी पी में से ए पी को माइनस किया, तो वो भी स्क्वायर में है ऑलरेडी, स्क्वायर में ही माइनस करना पड़ेगा, बी पी स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर। तो राइट साइड में क्या करेंगे, जो इनके परपेंडिकुलर प्लस बेस था उसको भी माइनस करना होगा। तो जैसे बी पी स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर लिखेंगे इज इक्वल टू, तो पहले आप बी पी स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे, तो बी पी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, पी एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर ए पी स्क्वायर आपने लिखा है उसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो पी स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर। ठीक है, तो आप इस तरह से क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि बी पी माइनस ए पी, अब आप सोच रहे हैं अगर डायरेक्ट लिख दें, स्क्वायर ना करना पड़े, तब भी पाइथागोरस थ्योरम ही है, लेकिन चेंजेस क्या करने पड़ेंगे, बी पी स्क्वायर इज इक्वल टू था पी एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। अगर आप बी पी लिखते हैं तो हो जाएगा अंडर रूट पी एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। तो दो अलग अलग मेथड हैं, चाहे तो हम स्क्वायर में कर सकते हैं या फिर हम अंडर रूट में कर सकते हैं। तो अंडर रूट में भी कर सकते हैं, लेकिन पता है आपको अंडर रूट वाला जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा टिपिकल होता है, क्योंकि अंडर रूट को सॉल्व करना पड़ेगा। जैसा भी आपको ठीक लगे, दोनों मेथड्स आई विल शो। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो मैंने स्टार्ट करा है, तो कल मैंने आपको ये बताया था कि डायग्राम को एक्सप्लेन कर दिया है। फिर हम आते हैं इस वाले पॉइंट पर जहाँ पर हमने लिखा है पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस को हमने लिखा बी पी माइनस ए पी। ठीक है, तो मैंने पहले मेथड में क्या किया है कि पहले मेथड में मैंने स्क्वायर में ही लिखा है, स्क्वायर रूट नहीं किया है मैंने। ठीक है, तो पहले मेथड में मैंने स्क्वायर में लिखा बी पी स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर। ठीक है, तो बी पी स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर की मैंने राइट साइड में वैल्यूज़ पुट कर ली, जो मैंने अभी आपको बताया था कि बी पी स्क्वायर की वैल्यू है बी एफ स्क्वायर प्लस पी एफ स्क्वायर, और माइनस का साइन लगाया। ए पी स्क्वायर की वैल्यू है ए ई स्क्वायर प्लस पी ई स्क्वायर। फिर मैंने डायग्राम से इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। तो बी एफ स्क्वायर की वैल्यू हो गई आपकी डी स्क्वायर प्लस पी एफ स्क्वायर की वैल्यू है आपकी एक्स प्लस डी बाई टू होल स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन एज इट इज़ है। ए ई स्क्वायर की वैल्यू फिर से डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर की वैल्यू एक्स माइनस डी बाई टू होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आपने लेफ़्ट साइड में क्या किया है, क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायर में लिखा है, तो लेफ़्ट साइड में आपने एक आइडेंटिटी यूज़ की, और वो आइडेंटिटी क्या होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तो आपने एक बार उसको लिखा बी पी माइनस ए पी, और दूसरी ब्रैकेट में लिखा बी पी प्लस ए पी।
इज़ इक्वल टू, राइट साइड में आपने सॉल्व कर लिया है सब कुछ, तो सॉल्व करने के बाद डी स्क्वायर कैपिटल वाले कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह से ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे आप, तो फाइनल जो आपके सामने सॉल्यूशन आता है वो है 2xd। ठीक है, फिर आपको क्या फाइंड करना है, क्योंकि आपने दो ब्रैकेट्स लिखी, एक माइनस की एक प्लस की, फाइंड आपको माइनस वाला टर्म करना है। तो आपने प्लस वाले टर्म को क्या कर लिया, राइट साइड में ले लिया अपॉन में। तो आपने लिखा बी पी माइनस ए पी इज इक्वल टू 2xd अपॉन बी पी प्लस ए पी। ठीक है, फिर आपने बी पी प्लस ए पी के साथ में क्या किया है वो ध्यान रखिएगा, बी पी और ए पी। तो लेट्स सी डिस्टेंसेस कौन सी हैं बी पी और ए पी। तो एक बार देख लीजिए, बी पी का मतलब बी वाली स्लिट से पी पॉइंट तक का डिस्टेंस, ए पी का मतलब ए वाली स्लिट से पी पॉइंट तक का डिस्टेंस। अगर पी पॉइंट थोड़ा सा हम सेंटर के क्लोज ही शिफ्ट कर दें, मतलब पी पॉइंट सेंटर के पास अगर आ जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि पी पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो गया, लगभग यहाँ पर। तो ए से यहाँ पर वेव पहुँच रही है, बी से यहाँ पर वेव पहुँच रही, तब उस कंडीशन में वेव्स को चलने में अलग अलग डिस्टेंस कवर नहीं करनी पड़ेंगी, लगभग एक ही जैसी डिस्टेंस होगी। और क्योंकि पी पॉइंट सेंटर के क्लोज है, तो ये डिस्टेंसेस भी कितनी होंगी, डी के बराबर होंगी। सेंटर तक का डिस्टेंस डी लेते हैं हम। तो अगर पी पॉइंट सेंटर के क्लोज होता है, तो उस कंडीशन में ए पी इज इक्वल टू बी पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल डी। ठीक है, तो वही चेंज कहाँ पर करा है, यहाँ पर आपने 2xd अपॉन बी पी प्लस ए पी लिखा था, तो बी पी प्लस ए पी क्या हो गया, 2d, 2 कैंसिल हो गया, और पाथ डिफरेंस का आंसर कितना आया, xd अपॉन डी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए हमेशा पाथ डिफरेंस इस वाले केस में सेंटर से कहीं किसी भी जगह पे कोई भी फ्रिंज बन रही है, तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, xd अपॉन डी। बाकी गिवन वैल्यूज़ पुट करके आप पाथ डिफरेंस को फाइंड कर सकते हैं। अब कंडीशन ये है कि जो पी पॉइंट है उस पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी, तब पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, और डार्क फ्रिंज बनेगी, तब पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए। ठीक है, तो अगर सबसे पहले आपने कंडीशन ली है ब्राइट फ्रिंज की, ठीक है। अच्छा, ये बीच में थोड़ा सा अलग, मैंने वो अभी जो आपको बताया था कि दूसरा मेथड भी है, तो मेरा पहला वाला मेथड तो ये था जो पी एक्स डी अपॉन दिया गया, जो 1 पॉइंट लिखा है इसमें, आप चाहें तो स्किप कर दें और ना लिखें इसको, लेकिन एक बार मैं समझा दूं। इसमें देखिए, इसमें भी वही लिखा है बी पी माइनस ए पी, और बी पी माइनस ए पी के बाद में वही पाइथागोरस थ्योरम है, लेकिन आप देख रहे हैं ऊपर हाफ पावर लिखी, यानी कि रूट में लिखा है। बी पी की वैल्यू अंडर रूट में लिखी, माइनस ए पी की वैल्यू अंडर रूट में लिखी, डी कॉमन ले लिया है, सॉल्व किया है डी कॉमन लेने के बाद में एलसीएम लेकर, और फिर 2d स्क्वायर भी कॉमन ले लिया है, और आंसर वही आ रहा है एक्स डी अपॉन डी। तो आप चाहें तो इतना पार्ट स्किप कर सकते हैं। दोबारा आप कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से हेडिंग देंगे आप देयरफॉर फॉर ब्राइट फ्रिंजेस। ठीक है, तो पहली कंडीशन मैंने आपको बता दी किसके लिए है, ब्राइट फ्रिंजेस के लिए। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर पी पॉइंट पर ब्राइट फ्रिंज बन रही है तब क्या होगा। तो आप पढ़कर आए हैं कि ब्राइट फ्रिंजेस के लिए पाथ डिफरेंस कितना होता है, एन लेमडा। मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस। तो ब्राइट फ्रिंजेस के लिए कितना पाथ डिफरेंस पढ़ा आपने, एन लेमडा। तो आपको एक्स डी अपॉन डी को किससे कंपेयर करना है, एक्स डी अपॉन डी भी पाथ डिफरेंस है और एन लेमडा भी पाथ डिफरेंस है। एन लेमडा से तब कंपेयर करेंगे जब फ्रिंज कौन सी बन रही है, ब्राइट, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से। तो एक्स डी अपॉन डी इज इक्वल टू एन लेमडा। यहाँ से आपको फाइंड क्या करना है, एक्स। ये थोड़ी सी यहाँ मिसप्रिंटिंग है, लेफ्ट साइड में एन लिखा है लेकिन लेफ्ट साइड में एक्स होना चाहिए। एक्स फाइंड करेंगे, एक्स का मतलब पोजीशन, सेंटर ओ से कितनी दूरी पर, पी पॉइंट जो है सेंटर ओ से एक्स डिस्टेंस पर लिया है ना आपने, तो सेंटर ओ से कितने डिस्टेंस पर जो है वो पोजीशन है फ्रिंज की। तो आपने एक्स फाइंड किया, तो एक्स इज इक्वल टू एन डी लेमडा अपॉन डी। ओके, तो ये आपकी कंडीशन आ गई ब्राइट फ्रिंजेस के लिए। आप क्या करेंगे कि आपको जो भी नंबर ऑफ फ्रिंज फाइंड करना है, जैसे 0 का मतलब सेंटर पे बनने वाली कौन सी फ्रिंज है ये पता लगाना है,
सेंटर पे बनने वाली ब्राइट फ्रिंज है, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 आ रहा है। x इज इक्वल टू 0 का मतलब सेंटर से दोनों साइड कोई भी डिस्टेंस नहीं है, ठीक सेंटर पे फ्रिंज बन रही है। तो यहाँ पर सेंटर पे कौन सी फ्रिंज बनती है? ब्राइट। समझ गए ना कि n की वैल्यूज़ जो भी हम पुट करेंगे x का वही आंसर आएगा। तो पहली जो ब्राइट फ्रिंज है वो कहाँ बन रही है? सेंटर पे। दूसरी ब्राइट फ्रिंज का मतलब आप बोलेंगे पहली वाली को सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, उसके बाद फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। n की वैल्यू क्या पुट करना है? 1। तो पहली ब्राइट फ्रिंज कहाँ बनती है? d लैम्डा अपॉन d पोजीशन पर। दूसरी ब्राइट फ्रिंज 2d लैम्डा अपॉन d। nth ब्राइट फ्रिंज यही वाला रिलेशन जो लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से आप nth ब्राइट फ्रिंज का रिलेशन आपको क्या करना है? यहाँ पर लिख देना है। अब आप लिखेंगे फॉर डार्क फ्रिंज। फॉर डार्क फ्रिंज आप क्या करेंगे? एक्स डी अपॉन डी को किससे कंपेयर करेंगे? पढ़ कर आए हैं डार्क फ्रिंज यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के फॉर्मूले से। वो क्या होता है? 2n-1 लैम्डा बाई 2। तो आपने इससे कंपेयर कर दिया। फिर से आपने क्या किया? पोजीशन फाइंड की। एक्स क्या आंसर आया? 2n-1 डी लैम्डा अपॉन 2d। यहाँ भी वही करना है n की वैल्यू, लेकिन यहाँ 0 से स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि सेंटर तो एक ही है और उस पर ऑलरेडी कौन सी फ्रिंज बन चुकी है? ब्राइट। तो अब की बार 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट का मतलब ये समझिएगा कि स्क्रीन के दोनों साइड की बात हो रही है। 0 पे तो ब्राइट फ्रिंज बनी, फिर 1 ऊपर और 1 नीचे, 2 ऊपर और 2 नीचे, इस तरह से हम। तो पहली जो डार्क फ्रिंज की कंडीशन है वो मैंने ऐसे लिखी है। तो पहली डार्क फ्रिंज के लिए आप क्या करेंगे? n की वैल्यू क्या पुट करना है आपको? 1। तो देखिए इस रिलेशन में अगर n की वैल्यू 1 पुट करें तो 2 × 1 - 1 क्या हो जाएगा? 1, यानी कि d लैम्डा अपॉन 2d पे आपकी फर्स्ट डार्क फ्रिंज बनेगी। ऐसे ही आप बाकी n2 वैल्यू पे और nth डार्क फ्रिंज तक रिलेशन लिख लेंगे। ये आपको मैंने स्पेस छोड़ा है, आपको खुद से लिखना है। फिर बात आती है फ्रिंज विद की। तो फ्रिंज विद में आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे आपकी ये फ्रिंजेस बनी हैं, ठीक है, इस तरह से फ्रिंजेस बनी। तो मान लीजिए ये ब्राइट हैं और इनके बीच में जो बन रही हैं डार्क हैं, इसी तरह से बनेंगी, एक ब्राइट एक डार्क। तो अगर मान लीजिए आपको ब्राइट फ्रिंज की विड्थ फाइंड करनी है, ये कितनी वाइड है, तो आप क्या करेंगे? डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन को माइनस कर दें। ऊपर वाली डार्क माइनस नीचे वाली डार्क, क्या बचेगा? बीच का डिस्टेंस, और बीच में क्या है? ब्राइट। तो ये कॉन्सेप्ट लगाना है कि अगर ब्राइट फ्रिंज की विड्थ आपको फाइंड करनी है तो दो डार्क फ्रिंजेस, ऊपर वाली डार्क बाद वाली डार्क माइनस पहले वाली डार्क की पोजीशन करना है, ठीक है, जो हम एक्स फाइंड करके आए, तब आपको आंसर मिल जाएगा ब्राइट फ्रिंज की विड्थ। अगर इसी तरह से डार्क फ्रिंज की विड्थ फाइंड करना है तो ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन को माइनस करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज की विड्थ फाइंड की है। सारी इक्वल विड्थ की हैं, लेकिन प्रूफ करना होगा कि दोनों की विड्थ इक्वल है। तो पहले ब्राइट फ्रिंज की विड्थ फाइंड की। तो ब्राइट फ्रिंज की विड्थ का मतलब किसको माइनस करना है? डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन को। तो ये सिंबल ध्यान रखिएगा, वाई नहीं है, बीटा है। तो डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन, तो मान लीजिए बाद वाली डार्क फ्रिंज बन रही है एक्सन पे, उसे ठीक पहले वाली बन रही है xn-1 पे। तो आपने लिखा है xn-1। डार्क वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो xn वाला nth वाला तो आपने देखा 2n-1 डी लैम्डा अपॉन 2d था। xn-1 के लिए जहाँ n है इस फॉर्मूले में, वहाँ n-1 कर दीजिए, तो ये n-1 वाली आ गई। इन दोनों को माइनस। अब ये सारे मैथमेटिकल टर्म्स हैं, ये लिख कर आपको प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से आपको आते हों। इनको माइनस करेंगे तो बीटा का आंसर आएगा डी लैम्डा अपॉन डी, जो मैंने आपको बताया था कि ये रिलेशन होता है इसका, ठीक है। तो ये ब्राइट फ्रिंज की विड्थ है। इसी तरह से अगर आपको डार्क फ्रिंज की विड्थ फाइंड करनी है तो डार्क फ्रिंज की विड्थ के लिए भी आपको सेम प्रोसेस करना है। सेम प्रोसेस का मतलब आपको क्या करना है कि यहाँ पर इसी तरह से आपको फाइंड करनी है डार्क फ्रिंज की विड्थ। तो देखिए जो रिलेशन है आपके पास, फिर से आपने xn-1 किया, ठीक है। ये अब की बार आपको xn और xn-1 कौन से लगाने हैं? ब्राइट वाले। तो ब्राइट वाले में याद होगा आपको xn जो है वो था n d लैम्डा अपॉन d, इसी में n को n-1 कर देंगे, ये xn-1 हो गया। अब फिर से आपने माइनस किया, सेम आंसर आ रहा है। तो यानी कि ब्राइट और डार्क इक्वल विड्थ की होती हैं, ये भी प्रूफ करना हो सकता है।
तो फ्रिंज विद के लिए रिलेशन आई थिंक इट इज़ क्लियर। और फिर लास्ट में ये लिखा है मैंने क्लियरली, बोथ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल विद द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विद इन YDSE इज़, के बाद में आप फॉर्मूला लिख देंगे जो मैं आपको बता रही हूँ, बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी। ठीक है। फिर जो सेकेंड क्वेश्चन था कि अगर वाइट लाइट से रिप्लेस कर दें तो क्या होगा, तो उसका आंसर ये है कि अगर वाइट लाइट से रिप्लेस कर देंगे तो स्क्रीन पे जो है वो लैम्डा के अकॉर्डिंग चेंज होगा, क्योंकि आपको पता है कि बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी, यानी कि बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है। तो फ्रिंज विद कितनी चौड़ी फ्रिंज बनेगी वो लैम्डा पे डिपेंड करता है। तो ये आपका स्क्रीन है, सेंटर पे तो सारे कलर एक ही डिस्टेंस कवर करेंगे, तो सेंटर वाली तो वाइट बनेगी फ्रिंज। दोनों साइड पे क्योंकि जिसकी वेवलेंथ कम है वो कौन सा कलर होता है, वॉयलेट, तो वॉयलेट कलर की वेवलेंथ कम है तो वॉयलेट कलर क्लोज बनेगा इसके। सबसे पहले वॉयलेट दिखाई देगा, उसके बाद इसी सीक्वेंस में वो कलर्स जिनकी वेवलेंथ ऐसे करके इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रही है। सबसे लास्ट में कौन सी बनेगी, रेड। तो वाइट लाइट से अगर रिप्लेस कर दें तो कलरफुल फ्रिंजेस बनेंगी, सेंटर वाली वाइट बनेगी और आसपास इंक्रीजिंग ऑर्डर में वेवलेंथ के फ्रिंजेस बनेंगी। ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है। सो रिवाइज दिस, इट इज़ फिनिश्ड, थैंक यू।